Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when world will sleep, India will awake. मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज भारत की आज़ादी का 75वां साल है और 76वीं सालगिरह है। हम इसमें अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव नाम से ही लग रहा है कि बहुत खुशी का मामला है और बहुत कुछ बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ चल रही है, सांकेतिक राजनीति इतनी ज्यादा चल रही है कि हर कुछ को अपने फेवर में और अपना अचीवमेंट और उपलब्धि बनाने की होड़ मची हुई है। अगर आप गौर से देखिए तो हमारे देश में बहुत सारे फेलियर्स आए, बहुत सारे सक्सेस आए। 75 साल कोई मामूली बात नहीं होती। इंसानी इतिहास में तो 75 साल का कोई बहुत वैल्यू नहीं है, लेकिन एक देश, एक राष्ट्र के, और वो भी जो इस आधुनिक विश्व का जो इतिहास है उसमें 75 साल एक महत्वपूर्ण घटना है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जो नए देश, एक तरह से नए देशों का प्रादुर्भाव या कहिए इतिहास के रंगमंच पर जब वो आए और प्रेजेंस उन्होंने जो अपने आप को वर्तमान में बनाया, उसी का इतिहास, उसी की कहानी है ये। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे ही देश की, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। 75 साल हो गए, कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए, कई उतार चढ़ाव आए। उसी में मैंने आपको जो कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त एक स्पीच दे रहे थे, वो भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी गई स्पीच थी, लेकिन वो भारत के सपनों का इतिहास होने वाला था। भारत के उस रुख, उस ख्याल का, उस विचार का इतिहास होने वाला था, जिसके लिए सैकड़ों सालों की आजादी, हजारों लोगों की कुर्बानियां और कई ऐसी चीजों की आगामी सोच थी, जिसके बारे में हम देश का इतिहास लिखने और समझने की बात आज करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ घटनाओं की जो बहुत जरूरी है जानना और समझना। सबसे पहले हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसको हम भारत के महत्वपूर्ण, अब हम सक्सेस और फेलियर वो बात की बातें हैं, लेकिन हम जोड़ें भारत में संविधान का लागू होना। पहले तो संविधान सभा का बनना ही, लेकिन जब भारत की संविधान सभा ने अपना काम कर दिया, भारत का संविधान तैयार हो गया, और फिर वो जब 26 नवंबर 1949 को ही वो तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि हमने 26 अब इसका भी इतिहास आप समझ लीजिए कि हमने इसको 26 जनवरी में ही क्यों लागू किया। हमने इसे 26 जनवरी में इसलिए लागू किया कि 26 जनवरी 1929 के जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे, उन्होंने ही कहा था कि भारत को आजादी, संपूर्ण टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए होगा, और उसका डेट जो फिक्स किया गया था वो नेक्स्ट ईयर था, जो 26 जनवरी था। उसको इज्जत देने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया, सिवाय कुछ कानूनों में जिसमें सिटीजनशिप कानून था जो तुरंत लागू हो गया था, बाकी सारे कानून 26 जनवरी से लागू। भारत का संविधान उसके बाद, लेकिन उससे पहले एक बहुत दुखदाई घटना घट चुकी थी। आजादी में हम विभाजन और गांधी की मौत देख चुके थे, जिसने भारत के को एक अजीब तकलीफ में डाल दिया था। भारत के करोड़ों लोग और भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा था, वो खत्म हो गया था, भारत से दूर हो गया था। हम अपने ही देश के टुकड़े से विभाजित हो गए थे। ये एक बात थी। उसके बाद आया दौर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 51-52 में इलेक्शन होता है, आम लोकसभा का पहला आम चुनाव होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन 364 सीटों पर जीतकर भारत के विशाल लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व करते हुए वो दुनिया के राजनीतिक रंगमंच पर आते हैं, और एक ऐसा नेता भारत को मिलता है जो एक युग प्रवर्तक है, जो एक विजनरी नेता है, जो भारत को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में। जब यूएन में जाकर बोलता है तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया होता है। एक ऐसा देश जो अभी आजाद हुआ है, लेकिन उसके देश का एक ऐसा नेता आता है जो दुनिया के सामने दुनिया की सच्चाई और उन यूरोपियन राष्ट्रों की सच्चाई खोल कर रख देता है, जो दूसरे के रिसोर्सेज को अपने अमीर बनने के लिए। कहते हैं जब बंगाल में जबरदस्त किस्म का अकाल पड़ा था, लोगों की हड्डियां खेतों में सूख गई थी, इंग्लैंड में दरबार आयोजित किए जा रहे थे। इंग्लैंड के राजा महाराजाओं के सुशोभित किया जा रहा था। इस सच्चाई को पंडित नेहरू ने लाकर दुनिया के सामने रख दिया था। इस तरह की और चीजों, उसके बाद पंडित नेहरू बनते हैं। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना आती है, वो है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, जो हम उस जमाने के यूएसएसआर से प्रेरित होकर अपने यहाँ लाते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको लाया। और पहला जो महालनोबिस, जो भारत के एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं को पंचवर्षीय योजना का उन्होंने एक तरह से कहिए कि जो योजना आयोग थे, प्लानिंग कमीशन थी, उसका हेड बनाया। और चूंकि प्रधानमंत्री उसका एक्स ऑफिशियो यानी पदेन अध्यक्ष होता है, तो वो थे बाकी महालनोबिस। और प्राइमरी सेक्टर यानी खेती पर सबसे ज्यादा जोर डाला गया।
जब पंचवर्षीय योजना हो गई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे देश को लेकर चले, और जैसा कि हम जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का काल रहा। उसके बाद आता है युग, एक ऐसे दौर का जब जवाहरलाल नेहरू चाइना के साथ एक, आप क्या कह सकते हैं उसको, एक रॉन्ग कैलकुलेशन कह सकते हैं, या एक भ्रमित हो जाना गया। एक दुनिया का इतना बड़ा नेता जो इंटरनेशनल अफेयर का माना हुआ, उनकी मानी हुई अथॉरिटी थी, वो धोखा खा गया। हिंदी चीनी भाई भाई के दौरान चाइना ने भारत के साथ जबरदस्त घात किया, जबरदस्त भीतरघात किया, अब भारत पे हमला कर दिया। उसी वक्त पाकिस्तान ने भी, जो पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री, या कहिए कि भारत के उनके अंतरिम प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान 1948 में कश्मीर में 1948 में हमला करके पाकिस्तान ने बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया था, और फिर हिंदुस्तान पर चाइना का हमला हुआ, और चाइना के इंडिया के हाथ से अक्साई चीन जैसे इलाके और तिब्बत भी जाता रहा। उसके बाद ये घटना घटी, फिर पंडित जी की 1967 में मतलब आप समझ सकते हैं एक अजीब किस्म का माहौल उसने तैयार कर दिया। एक ऐसा सिचुएशन बनकर सामने आ गया कि कैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। और शास्त्री जी, जो कि बहुत दिनों तक तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाए, 2 सालों तक भी ढंग से नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त ये बता दिया हराकर कि भाई ढंग हद में रहिए। ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं, बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश बनता है, पाकिस्तान टूट जाता है, पूरी दुनिया में वाहवाही होती है, भारत अपने एक दुश्मन को उसकी सही जगह दिखा देता है। ऐसी चीजें चल रही हैं उन दौरान, यानी कि एक चलते चलते फिर वहां से राजीव गांधी इमरजेंसी का दौर आता है, जिसमें भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। और ये वो दौर था जब भारत उन विद्वानों, उन पॉलिटिकल साइंटिस्टों की बात को याद करता है, जब इन्होंने भारत के आजाद होने के बाद कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी तो क्या, भारत एक राज व्यवस्था बन ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत तो एक महाद्वीप है जो राष्ट्रों में विभाजित होकर रह जाएगा, जो गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि, और उसी दौरान जब नेहरू नहीं थे तो उन सबने पूछा कि अब पार्लियामेंट में कौन बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन जब नेहरू बने और लोगों ने जब देखा, लेकिन जब नेहरू की मृत्यु हुई तो फिर वही खड़े हुए और वही सवाल खड़े हो गए, आफ्टर नेहरू हु जवाब मिल गया, शास्त्री जी आ गए, आफ्टर शास्त्री हु इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, प्रीवी पर्स खत्म हो गया, राजाओं महाराजाओं को जो अलग अलग टाइटल्स दिए गए थे सब मिट्टी में मिल गया, और भारत असल में लोकतंत्र की ओर चला। और फिर वही नेता जो इतना ज्यादा सोशलिज्म से और डेमोक्रेसी से अपने आप को कनेक्ट कर रहा था, वही इमरजेंसी जैसी चीजों को आगे बढ़ाता है। नतीजा क्या होता है, भारत इमरजेंसी यानी आपातकाल के गर्त में चला जाता है, पूरे देश में आपातकाल लग जाती है। प्रधानमंत्री की ये कहते हैं कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, राष्ट्रपति महोदय ने इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। भारत से लोकतंत्र का खात्मा हो गया था। जो भी लोग एक्सप्रेशन और स्पीचेस वगैरह की बातें करते थे वो जेल में ठूस दिए जाते थे, सरकार के खिलाफ कही गई एक एक बात उनके जीवन का आग बनती थी। उसके बाद आता है राजीव गांधी का दौर। राजीव गांधी कंप्यूटर्स लेकर आते हैं, उनसे पहले भी बीच में मोरारजी देसाई और चौधरी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस जमाने में डिजिटल पॉलिटिकल वेंडेटा का माहौल ज्यादा था, लोग इंदिरा गांधी से बदला लेने में बिजी थे। फिर इंदिरा गांधी मरती हैं, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और एक देश का महान प्रधानमंत्री, महान नेता हमें छोड़कर चला जाता है। उसके बाद 1984 में जबरदस्त सिख राइट होता है, जबरदस्त, और दिल्ली सिखों के खून से भर जाती है। पूरी दुनिया देख रही होती है लोकतंत्र की हत्या, सेकुलरिज्म की हत्या भारत में देख रही होती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, नए विजन, नया चेहरा, नई शक्ल सूरत, राजनीति की नई शक्ल लेकर आते हैं। और फिर भारत में कंप्यूटर का दौर आता है, डिजिटलाइजेशन का दौर आता है, और कहीं हद तक लोगों को देखकर लगता है कि राजीव गांधी एक मॉडल और आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त भारत बनाना चाहते हैं। अचानक उसी दौरान वो एक गजब का काम करते हैं जो कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि कांग्रेस को हिंदुत्व की तरफ जाना होगा, तो उन्होंने सोचा कि हार्ड हिंदुत्व, तो उस जमाने में बीजेपी जैसी पार्टी जो हिंदू महासभा से ही जन्मी है वो अपना पांव पसार रही थी। इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा लिया और अयोध्या वाले मुद्दे को इन्होंने अपने ढंग से, कोर्ट का फैसला आता है, ताला खुलवा देना चाहिए 40 मिनट के अंदर, कोर्ट के इतना तेजी से फैसला भारत के इतिहास में कैदियों को छोड़ने का नहीं होता है, लेकिन वहां उस दिन अयोध्या की मंदिर खुली और कहिए कि वो मस्जिद खुली और उसमें चीजें हुई और गजब का रंग ले लिया गया। और देखते ही देखते पूरा देश हिंदुत्व के नारे से, रथ यात्राओं से, अरेस्टिंग से, दंगाओं से, मस्जिद के टूटने से, मंदिरों की आवाज में जय श्री राम और इस तरह के कई सारे हंगामों से भर गया पूरा देश। फिर आता है दौर शाइनिंग इंडिया का, मेड इन इंडिया का। अभी इससे पहले एक दौर और आने वाला है जो उदारीकरण का दौर था, जो सिंह राव मॉडल का दौर था,
जो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने एलपीजी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजों यानी एलपीजी को पूरी दुनिया के सामने, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारवाद, सब कुछ आ गया, सब कुछ भारत में आ गया। भारत की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था ही बदल गई। वो मिक्स्ड इकोनॉमी, वो सोशलिज्म का ज्यादा प्रभाव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जमाने में गजब के ढंग से रहा, जिसका मोरारजी देसाई ने कभी विरोध किया था, वो कांग्रेस का हिस्सा बन गया। 91 में आते ही पूरी दुनिया का मार्केट बदल गया। हिंदुस्तानी फिल्में बदल गई, हिंदुस्तानी कारोबार बदल गया, व्यापारी बदल गए, फिल्में बदली हिंदुस्तान की। उसी जमाने में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, मंडल कमीशन आ गया। वो मंडल कमीशन जिसको बनाया इंदिरा गांधी ने था, लेकिन बीच में भी कोई प्रधान हो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, कोई उसको लागू नहीं कर पा रहे थे। वीपी सिंह आते ही उसको लागू कर देते हैं और भारत जाति व्यवस्था के एक अजीब से गुत्थम गुत्थी में, कहिए कि उससे बाहर निकलता है या उसके अंदर फंस जाता है, लेकिन ये हो जाता है और ये होता है और नक्शा बदल जाता है। क्या होता है? बाहर एक ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल जाता है। ये एक अजीब, वीपी सिंह जो खुद एक अपर कास्ट हिंदू थे, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ये वादा कर दिया था और वो जीते जैसे उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसी जमाने से क्षेत्रीय दलों का एक से एक क्षेत्रीय दल इमर्ज हुए, जो आज आप जिनको सत्ताओं में देखते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी रही हो, चाहे वो लालू यादव रहे हो, चाहे वो रामविलास पासवान रहे हो, या उस जमाने के और भी नेता रहे हो। ये सब उसी तरह के मंडल कमीशन आंदोलन से ही निकले थे। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उससे पहले हुआ था, जो इमरजेंसी, जिसका आप समझ सकते हैं इमरजेंसी की घटना जो थी वो उसी का रिजल्ट थी, या अपने आप को सत्ता में बनाए रखने इंदिरा। तो इस तरह से हम आंदोलन में देखते हैं कि कई राजनीतिक परिवर्तन आते हैं, जो हमने मंडल कमीशन आंदोलन में भी देखा और जयप्रकाश आंदोलन में भी देखा था, जिसको जेपीआ कहते हैं, टोटल रिवोल्यूशन कहते हैं, संपूर्ण क्रांति। वहां से बात चलिए, फिर हमारे यहाँ नए प्रधानमंत्री आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनता है जो अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करता है। वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, शाइनिंग इंडिया, न्यू इंडिया। लेकिन उसी वक्त मसला बदल जाता है। 2002 में फिर गुजरात में एक दंगा होता है। चीफ मिनिस्टर थे हमारे आज के प्रधानमंत्री, जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने हमें खास काम में बिजी कर दिया है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम दलितों की मौत भूल गए, खाने की महंगाई भूल गए, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मिलना भूल गए, हॉस्पिटल की जर्जर व्यवस्था भूल गए, यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं वो भूल गए, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो भूल गए, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर पूरे देश को आर्थिक तौर पर खोखला बनाया जा रहा है वो भूल गए। चूंकि हम तिरंगा खरीद रहे हैं, हम रियल में बाजारवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अमृत महोत्सव के नाम पर पूरे देश को, आज हम आजादी का जश्न कैसे मनाएं? पहले एक बच्चा कैसे मनाता था, एक पेरेंट कैसे मनाते थे, एक आम आदमी, गांव वाला, शहर वाला, गरीब, अमीर, काला, गोरा, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, सब कैसे मनाते थे? वो अपनी मर्जी से, चूंकि आजाद देश के, आजाद भारत के नागरिक थे। आज प्रधानमंत्री आकर बोल देते हैं कि तुम देश ऐसे मनाओ, तिरंगा की तस्वीर अपने डीपीज में लगाओ, तुम अमृत महोत्सव मनाओ, तुम ऐसे मनाओ। आप सोचिए, डिक्टेट हो रहा है टर्म कि हम अपनी आजादी कैसे मनाएं, उसको हाउ टू सेलिब्रेट आवर फ्रीडम, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द लीडर्स। इसी को बहुत हद तक डिक्टेटरशिप कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। इन 75 सालों में जो देश ने एक जबरदस्त चेंजेस देखे हैं। इतिहास देखा करता है और ये जिस तरह का दौर है, जो रोज बदलती दुनिया है, उसमें तो रोज चेंजेस आते हैं। पहल भारत इन 75 सालों के उपलब्धियों को, फेलियर्स को, असफलताओं को, सबको एक साइड रखता है और एक नए कदम की शुरुआत के लिए पूरे भारत को अपनी तरफ से अच्छी उम्मीदें, अच्छी चीजें और अच्छी उम्मीदें रखता है। पहल भारत आपको फिर से आजादी के 76वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। बने रहिए पहल भारत पर हमारे साथ।